कराएं। हमारा शरीर एक ठोस ढांचे का बना होता है, पर प्रश्न यह है कि हमें ठोस ढांचा चाहिए क्यों? चलिए मैं आपको एक कपड़ा दिखाती हूँ। यह एक रुमाल है और मैं इसको जैसे चाहूँ वैसे मोड़ सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उसको ऐसे लंबा बना लूँ, चाहूँ तो उसको ऐसे मोड़ लूँ, उसकी बॉल बना लूँ, एंड कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा इसलिए कि इसके अंदर कोई ठोस ढांचा नहीं है। अब अगर मैं इस ढांचे पर इसको लपेटूं, यह एक ढांचा, ये काफी हद तक हमारे शरीर के आकार से मिलता जुलता है। इसमें सिर नहीं है, लेकिन इसमें 2 हाथ, धड़ और 2 पांव तो हैं। तो आइए देखें क्या होता है अगर हम इस ढांचे में इस रुमाल को लपेट देते हैं। इस ढांचे में इस रुमाल को लपेट दिया। अब मैं चाहूं कि इस रुमाल को मोड़ दूं, तो क्या मैं मोड़ पा रही हूं? मैं नहीं मोड़ पा रही हूं, क्योंकि इसके अंदर ठोस ढांचा है जो प्रतिरोध देता है और उसकी वजह से अब इस रुमाल का भी एक आकार हो गया है। इसी प्रकार मैं आपको एक दूसरी आकृति से परिचय कराती हूँ। अब इस आकृति को देखें, ये कुछ जानी पहचानी लग रही है। ये आपने खेतों में देखी होगी, जहाँ पर कौवे और बाकी चिड़ियाँ भगाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए इस तरह की आकृति लगी रहती है। जिन्होंने खेत नहीं देखे हैं उन्होंने टीवी या पिक्चर में देखा होगा इसको। तो ये इसका सिर है, फिर इसमें हाथ हैं और इसने एक शर्ट पहन रखी है। अब आप देखेंगे कि इस शर्ट में एक आकृति है। इसको देखो तो ऐसे आभास होता है जैसे कोई आदमी हो। हमारे इस छोटे मॉडल से और हमारे इस खेतों वाले बड़े मॉडल से आपको इस बात का अंदाज होगा कि हमारे शरीर में हमें आकार देने के लिए एक ठोस ढांचे की जरूरत क्यों है। हमारे शरीर का ठोस ढांचा हड्डियों से बना होता है और इस ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। नरकंकाल मतलब आदमी का ढांचा, इंसान का ढांचा। अब जैसा कंकाल होगा वैसा आकार होगा। अगर एक छोटा बच्चा है तो उसका कंकाल छोटा सा होगा और एक बड़ा व्यक्ति है तो उसका कंकाल बड़ा होगा। लंबे व्यक्ति की लंबी हड्डियां होंगी, छोटे व्यक्ति की छोटी हड्डियां होंगी। तो कंकाल देखकर काफी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति का आकार कैसा होगा और वो व्यक्ति दिखता कैसा होगा। एक बात और बहुत ही दिलचस्प है कि अगर किसी का कंकाल मिलता है तो पुलिस उस कंकाल को देखकर उसका स्केच तक बना सकते हैं कि वो दिखते शायद कैसे होंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसके गालों पर उभार है तो उसकी जो चीक बोन्स हैं, गाल की हड्डियां हैं, वो ऊपर को उठी हुई होंगी, उनमें भी उभार होगा। चौड़े कंधे का अगर व्यक्ति कोई है तो उसके यहाँ पर चौड़ापन होगा। तो इस प्रकार हड्डियों से आकार का पता लगाया जा सकता है। जो लोग हड्डियों के बारे में जानते हैं वो हड्डियों को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये हड्डी किस जानवर की है। तो अलग अलग जानवरों के मुंह की शेप तो अलग अलग होती है, बाकी शरीर भी अलग अलग होता है। तो मुंह के बारे में खास करके मैं और आप भी बता सकते हैं। गाय का जैसे मुंह होगा, कंकाल होगा, वो एक तरह का होगा, दूसरे जानवरों का दूसरे तरह का होगा। तो ये अलग अलग जानवर हैं और इनके कंकाल इस प्रकार हैं। आपने डायनासोर्स का नाम सुना होगा। डायनासोर्स ऐसे जीव थे जो पृथ्वी पर 6.5 करोड़ साल पहले रहते थे। ये बहुत बड़े जीव थे, 1-1.5 मंजिल ऊंचे तो ये आराम से रहे होंगे। लेकिन हमें कैसे पता ये 6.5 करोड़ साल पहले थे? इनकी कोई फोटो तो पृथ्वी पर नहीं रह गई है। हमें कैसे पता चला कि ये कितने बड़े थे? इनकी हड्डियों का आकार पृथ्वी पर सुरक्षित रह गया और फिर वैज्ञानिकों ने इनके हड्डियों के आकार से ये पता चलाया कि ये जानवर कितने बड़े रहे होंगे और कैसे दिखते रहे होंगे। तो ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि आप कंकाल देखकर बाहरी आकृति का पता लगा सकते हैं। तो हड्डियां हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करती हैं और एक आकार प्रदान करती हैं, लेकिन अगर हम एक ही बड़ी सी हड्डी के बने हों तो क्या हम हिल-डुल पाते हैं? आइए अपने मॉडल्स को एक बार हम फिर से देखें। ये मैंने एक आपको मॉडल दिखाया अभी। अब देखिए ये एक ही पीस का बना मान लीजिए, क्योंकि ये कहीं से भी हिलता नहीं है। अब अगर ये चाहे कि ये चलकर कहीं जाए तो ये नहीं जा सकता है, बिल्कुल भी हिल नहीं
हाथ बढ़ाकर कुछ उठा ले तो भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर तो ये जुड़ा हुआ है, इसका हाथ कैसे मुड़ेगा। अगर हम अपने इस मॉडल को देखें तो यह भी आकार में एक आदमी जैसा दिखता है, लेकिन ये आदमी वाले कोई काम नहीं कर सकता। इसके हाथ बंधे हुए हैं, ये इन्हें हिला नहीं सकता। जो भी मूवमेंट यहाँ पर हिलना दिख रहा है वो उस पार्ट से दिख रहा है जहाँ पर कोई हड्डियां हैं ही नहीं। ये अपना हाथ यहाँ से नहीं मोड़ सकता, ये अपनी कमर यहाँ से नहीं मोड़ सकता। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा शरीर जो है एक बड़ी सी हड्डी से ना बना हो तो ही ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे बना हुआ तो हम तो बिल्कुल भी हिल नहीं पाएंगे, एक पेड़ की तरह खड़े रह जाएंगे। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम एक से अधिक हड्डी के बने हों। तो आइए हम अपने इस मॉडल को थोड़ा परिवर्तित करें कि यह एक से अधिक हड्डी का बना हो। मेरे पास ये मॉडल बना हुआ है और इसमें मैंने कुछ जोड़ बनाए हुए हैं। अब ये जो धड़ है ये यहाँ पर हाथ से एक जोड़ द्वारा जुड़ा हुआ है। अब ये एक हड्डी ना होकर यहाँ पर एक जोड़ है, विभिन्न हड्डियां हैं। यहाँ पर भी एक जोड़ दे दिया है, इस हड्डी के भी 2 टुकड़े कर दिए हैं और यहाँ पर भी कुछ जोड़ दे दिए हैं। तो आइए देखें अब हमारा ये मॉडल इन जोड़ों की वजह से क्या क्या कर पाता है। हमारा ये मॉडल चल सकता है पैर आगे बढ़ाकर, ऐसे ऐसे जैसे हम चलते हैं। ये हमारा मॉडल आगे हाथ बढ़ाकर कुछ उठा भी सकता है, हाथ ऊपर कर सकता है। इसको कुछ चाहिए, अगर इसको यहाँ पर कुछ मान लीजिए पीछे को जानी है तो वो भी कर सकता है, कुछ बढ़कर उठाना है वो उठा सकता है, उसको आगे जाना है वो जा सकता है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ थोड़े से जोड़ हमने इस मॉडल को प्रदान किए और उसकी वजह से ये कितनी सारी मूवमेंट कर सका। तो इसीलिए हमारा ढांचा एक बड़ी सी हड्डी से ना बनकर 206 हड्डियों का बना होता है। मैं आपको एक छोटा सा साधारण सा ऐसे मॉडल दिखाती हूँ अपनी रीढ़ की हड्डी का। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी एक सिंपल रॉड की होती तो क्या हम आगे मुड़कर कुछ उठा सकते थे? अब जरा कोशिश कीजिए कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ना मोड़ें, सिर्फ कमर से मुड़कर आप जो भी मूवमेंट करनी है करें। आप आगे बढ़कर कोशिश कीजिए 1 कप चाय उठाने का या 1 कप पानी उठाने की। आप देखेंगे कि वो बहुत ही मुश्किल है। ऐसे मूवमेंट आपने कुछ चित्रों में या कुछ पिक्चर्स में रोबोट्स की देखी होगी जो उस तरह से चलते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कई छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर मॉडल बनाने की कोशिश की है और आप देखेंगे कि इन जोड़ों की वजह से हम इसको बहुत आसानी से मोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हमें मोड़ना है, पर इसको हम अगल बगल जा सकते हैं, आगे झुक सकते हैं और थोड़ा सा पीछे भी झुक सकते हैं। तो इस प्रकार रीढ़ की हड्डी एक बड़ी सी सरिये जैसी ना बनाकर अगर हम कई छोटी छोटी हड्डियों से पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं तो उससे हमें लचीलापन मिलता है, उससे हम ज़्यादा अच्छे से मूव कर सकते हैं। यह स्केलेटन या कंकाल प्लास्टिक का बना है और अंदर से हम सभी ऐसे बनते हैं, यही ढांचा है। फिर इसके ऊपर मांसपेशियां वगैरह चढ़ते हैं और हमारा आकार जैसे हम बाहर से दिखते हैं वैसे दिखने लगते हैं, लेकिन अंदर से बेसिक ढांचा सभी का ऐसा होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी हड्डियां हैं, सामने से और पीछे से। हम एक एक करके इन सभी हड्डियों से परिचय करेंगे। जो हमारा कंकाल आप इधर देख रहे हैं वो आप देखेंगे कि जैसा इस तरफ है वैसा ही इस तरफ है, और ये जो बीच की लाइन है ये शरीर को 2 भागों में विभाजित कर रही है। एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, एक पाँव इधर है, एक पाँव इधर है, एक पसलियों का सेट यहाँ पर है और दूसरा सेट यहाँ पर है। तो ये जो बीच की लाइन है इसे हम एक्सिस कहते हैं, और इसीलिए जो ये बीच की लाइन के आसपास का स्केलेटन है उसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या होगा? खोपड़ी, पसलियां और ये पीछे रीढ़ की हड्डी। तो ये हमारे बीच का मध्य स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन है, और इससे जुड़े होते हैं हमारे हाथ और हमारे पाँव। हाथ जुड़े होते हैं इन हड्डियों के साथ, इन्हें हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, और पाँव
जुड़े होते हैं इन हड्डियों के साथ, इन्हें हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। और ये जो पेक्टोरल गर्डल और हाथ की हड्डियां या पेल्विक गर्डल और पांव की हड्डियां, ये सब मिलकर बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंड मतलब जुड़ना, जुड़ा हुआ। अब क्योंकि ये बीच के इस मध्य पोर्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे अपेंडेड है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो हम पहले देखते हैं एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है। तो सबसे ऊपर खोपड़ी है, हम खोपड़ी से शुरू करेंगे। हमारी खोपड़ी 22 हड्डियों की बनी होती है। इसमें 8 हड्डियां यहाँ पर हैं, जो जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एक हेलमेट पहनते हैं, तो जो एरिया हेलमेट से कवर्ड रहता है वो क्रेनियम का एरिया है, उसके अंदर दिमाग सुरक्षित रहता है। और फिर आगे सामने मुंह की हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियां क्रेनियम की हैं, जो एरिया हेलमेट से हम ढकते हैं, और 14 हड्डियां चेहरे की हैं, जिन्हें हम फेशियल बोन्स कहते हैं। तो ये एक पीछे क्रेनियम में हड्डी है, इसे ऑक्सीपिटल बोन कहेंगे। फिर सामने इस तरह से एक हड्डी है, ये फ्रंटल बोन है। फिर पेयर्स में हड्डियां यहाँ पर हैं, इसको आप देखेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर 2 हड्डियां हैं और एक हड्डी आप यहाँ से अंदर देख सकते हैं। हम इन सब हड्डियों के अलग अलग अभी नाम नहीं देखेंगे, बस आप इतना जान के रखिए कि 8 हड्डियां क्रेनियम और 14 हड्डियां चेहरे को बना रही हैं। अब हमने आपको पहले बताया कि मूवमेंट के लिए हमें कई हड्डियों की जरूरत है। अब खोपड़ी में भला कौन सी मूवमेंट है? सिर को तो हम नहीं हिलाते हैं ऊपर से, तो इसमें हमें इतनी सारी हड्डियां क्यों चाहिए? हमें इतनी सारी हड्डियां इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, हम छोटे से होते हैं, हमारा सिर छोटा होता है और हमारा दिमाग भी छोटा होता है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, हमारा दिमाग विकसित होता है और हमें बड़े दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। और उस बड़े दिमाग को रखने के लिए हमें बड़ी खोपड़ी चाहिए होगी। तो खोपड़ी छोटे से बड़ी बन सके, जैसे जैसे हमारा बाकी शरीर बड़ा हो, हमारा खोपड़ी भी बड़ी हो, इसके लिए खोपड़ी कई हड्डियों की होनी चाहिए। फिर एक एक हड्डी किनारे से बढ़ती जाएगी और पूरी खोपड़ी हमारी बढ़ जाएगी और हमारे दिमाग को अंदर सुरक्षित रख सकेगी। अब खोपड़ी से नीचे आए तो ये पूरी रीढ़ की हड्डियां हैं, रीढ़ मेरुदंड जिसको बोलते हैं। इसका बहुत ही दिलचस्प स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से कुछ आकार निकला हुआ है, ये स्पाइन है। और ये कुल मिलाकर 33 हड्डियां हैं। जब हम पैदा होते हैं तो ये कुल मिलाकर 33 होती हैं। फिर इसमें नीचे की 5 हड्डियां फ्यूज होकर एक हो जाती हैं और उसके नीचे की 4 हड्डियां फ्यूज होकर एक हो जाती हैं, तो फिर 26 ही बचती हैं। सबसे ऊपर ये हड्डी जो है, इसे हम कहते हैं एटलस। एटलस पूरी खोपड़ी का वजन अपने ऊपर लिए होती है, खोपड़ी इस पर फिट होती है आकर। एटलस एक मिथोलॉजिकल फिगर है जो कि कहते हैं कि पूरी दुनिया का वजन अपने कंधे पर उठाएगा। अब एटलस के नीचे दूसरी हड्डी है, उसका नाम है एक्सिस, और एक्सिस के नीचे फिर बाकी रीढ़ की हड्डियां हैं। अब ये शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं, उस भाग के अनुसार इनका स्ट्रक्चर होता है और इसी के अनुसार इनके नाम होते हैं। तो जो गर्दन में हड्डियां पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं सर्विकल वर्टेब्रा, और ये गिनती में कुल 7 हैं। आइए हम गिने इनको। इसको हम कहेंगे C1, सर्विकल मतलब C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। फिर उसके नीचे की जो 12 वर्टिब्रे हैं उनको हम कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक मतलब चेस्ट। तो जो चेस्ट वाली हैं 12, उनको हम थोरेसिक वर्टिब्रा कहेंगे और उनके नाम हमने T1 से T12 तक दिए हुए हैं। T1, T2, T3 इस तरीके से। तो आइए हम इनको गिने। 7 ये हो गई, C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ से T1 है, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। और इसको हम पहचान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पसली की हड्डी आकर मिल रही है।
वाली जुड़ती है। उसके नीचे की जो 5 वर्टिब्रा हैं उनको हम कहते हैं लंबर वर्टिब्रा, और उनके नाम हमने L से दिए हुए हैं। L से लंबर, L1, L2, L3, L4 और L5। तो ये कमर वाली हड्डियां हो गई, लंबर वर्टिब्रा। अब उसके नीचे ये है सेक्रम। ये 5 हड्डियां फ्यूज होकर इतना बड़ा पंख जैसा बन गया है, इसको हम कहते हैं सेक्रम। और उसके नीचे ये है कॉक्सिक्स। ये चोंच जैसी हड्डी दिख रही है, ये दरअसल में 4 हड्डियां थी जब आप पैदा हुए थे, और ये अब फ्यूज होकर एक चोंच जैसी बन गई है। इसमें कॉक्सिस इसको हम कहते हैं। कॉक्सिस का मतलब होता है बीक, चोंच। अब हम आगे की तरफ देखें और हम देखेंगे कि ये एक पसलियों का केज जैसा, पिंजरा जैसा बना हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्व करता है। कि आप देखेंगे इसके अंदर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि हृदय है, तो इस केज के अंदर हृदय और फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। इनको हम पसलियां कहते हैं। और ये आगे जो एक ऐसी लंबी सी तिकोनी सी हड्डी दिख रही है, इसे हम कहते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम में क्या क्या है? 12 पसलियां यहाँ पर हैं, इसमें से 7 पसलियां आकर स्टर्नम में जुड़ती हैं। आइए हम इनको गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये आकर यहाँ पर स्टर्नम के साथ जुड़ रही हैं। इधर 7 जुड़ रही हैं और फिर दूसरी तरफ भी 7 जुड़ रही हैं, और दूसरी तरफ पसलियां पीछे से जाकर इधर रीढ़ की हड्डी पर जुड़ती हैं। तो 7 इधर से आएंगी, इस तरफ जुड़ेंगी, और 7 दूसरी तरफ आएंगी, उधर रीढ़ की हड्डी से जुड़ेंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि ये पसलियां यहाँ बीच में नहीं है, नीचे तक आता है, बीच में खाली स्थान रह जाता है। देखेंगे कि ये 3 पसलियां स्टर्नम से ना जुड़कर अपनी पहले वाली रिब पर जुड़ती हैं। तो ये जो 8वीं पसली है, ये 7वीं के पास जाके जुड़ेगी, जो 9वीं है वो 8वीं पर जुड़ जाएगी, और जो 10वीं है वो 9वीं पर जुड़ जाएगी। ये एक दूसरे के साथ यहाँ जुड़ी रहेंगी। इसके अलावा 11वीं और 12वीं पसली फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि ये आगे किसी चीज से नहीं जुड़ी, ना तो स्टर्नम से जुड़ी हुई है, ना किसी पसली से जुड़ी हुई है। पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ती हैं और आगे कहीं भी नहीं जुड़ती, इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। उसके अलावा ये जो पसलियां हैं जो दूसरी पसली के साथ जुड़ती हैं, स्टर्नम से नहीं जुड़ती, उनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। तो ये तो हुआ एक्सियल स्केलेटन। अब इसमें जुड़े होते हैं हमारे हाथ और पांव। अब हाथ जोड़ने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, और वो है पेक्टोरल गर्डल, और वो इस तरह की हड्डियों का बना है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्लेविकल। ये 2 है, एक स्टर्नम से यहाँ जुड़ी हुई है, और दूसरी क्लेविकल स्टर्नम के दूसरी तरफ से जुड़ी हुई है, और ये जाकर जुड़ती है पीछे इस बड़ी सी तिकोनी हड्डी से, जिसे हम कहते हैं स्कैपुला। तो एक क्लेविकल आकर स्कैपुला के इधर जुड़ी हुई है, और दूसरे स्कैपुला से दूसरी क्लेविकल आकर जुड़ी हुई है। और ये स्कैपुला आपस में किसी भी हड्डी से जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ मसल्स से जुड़े रहते हैं। तो एक तरह से तो ये गर्डल नहीं है, क्योंकि गर्डल गोल होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको गर्डल बोलते हैं। अब आप जरा अपने हाथ से अपने दोस्त का या अपने खुद का पीछे फील कीजिए, तो वो जिसे हम पीछे महसूस कर सकते हैं, निकली हुई बड़ी सी हड्डी होती है, वो स्कैपुला का ये भाग है, ये है जो आप महसूस कर सकते हैं। और ये वाली हड्डी तो हम सभी गर्दन पर यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसको कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कॉलर पर होती है। ये हड्डी उन लोगों में जो बहुत मेहनत मशक्कत का काम करते हैं, जैसे मजदूर, उन लोगों में काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है।
तो जरूरत के अनुसार ये इसका आकार बढ़ जाता है। अब इस पेक्टोरल गर्डल से जुड़े होते हैं हमारे हाथ। हमारे हाथ का ये ऊपरी भाग है, इसे हम, एक बड़ी सी हड्डी है, उसे हम कहते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस में एक तरफ ये गोलाकार आकार दिख रहा है, इसको हम कहेंगे हेड, और दूसरी तरफ इस तरह से चौड़ा आकार है। और ये हड्डी एक तरफ पेक्टोरल गर्डल से जुड़ी है और दूसरी तरफ ये हमारे नीचे के, जैसे हम फोर आर्म कहते हैं इंग्लिश में, और नीचे का कोहनी से यहाँ तक का जो हाथ है वो ये भाग है। तो जो अंदर की तरफ है उसे हम कहते हैं अल्ना, और जो बाहर की तरफ है वो है रेडियस। अगर हम अपना हाथ ऐसे रखें तो अल्ना अंदर की तरफ है और रेडियस बाहर की तरफ है। अब अल्ना और रेडियस नीचे आकर रिस्ट से मिलते हैं, कलाई से। अब हम जैसे कलाई घड़ी कहते हैं, रिस्ट वॉच कहते हैं, वो एक्चुअली हम कलाई पर नहीं पहनते हैं, क्योंकि कलाई का भाग ये है। हम रिस्ट वॉच एक्चुअली पहनते हैं अल्ना रेडियस के निचले भाग में, यहाँ पर पहनते हैं। अब ये हमारा रिस्ट है। हमारी रिस्ट को हम कार्पस, इनकी हड्डियों को हम कार्पस कहते हैं। कार्पस 8 हड्डियों की बनी होती है, 4-4 की 2 लेयर होती है, और कार्पस के नीचे फिर मेटाकार्पस होता है। मेटाकार्पस हमारे हाथ का ये हिस्सा है। तो ये 5 मेटाकार्पस की हड्डियां हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और ये जो उभार आप हाथ में देखते हैं, ये मेटाकार्पस का दूसरा हिस्सा है। एक हिस्सा यहाँ पर होगा जो रिस्ट से मिलेगा और दूसरा इधर मिलेगा। अब 5 मेटाकार्पस के नीचे फिर उंगलियों की हड्डियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं फेलेंजेस, और ये कुल मिला के 14 है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, हर उंगली में 3-3 फेलेंजेस की हड्डियां हैं, और अंगूठे में 2 ही हैं। अगर आप देखेंगे कि आपके हाथ में 3 जगह पर इस तरह से 3 भाग हैं हर उंगली के, और आप उसे इस तरह से मोड़ सकते हैं। तो ये एक हड्डी हुई, ये दूसरी हड्डी हुई, और ये तीसरी हड्डी हुई। लेकिन अंगूठे में 2 ही होते हैं। अंगूठे को आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप 3 भाग में नहीं बांट सकते। एक हड्डी हुई और 2 हड्डी हुई। तो इस प्रकार 14 हड्डियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब आइए हम देखें पेल्विक गर्डल यानी कूल्हे की हड्डियों को। कूल्हा बना होता है इस बड़ी सी हड्डी का, ये 2 होती हैं पेल्विक गर्डल में, और ये आकर मिलती हैं सामने प्यूबिस में, और पीछे ये जाकर मिलती हैं सेक्रम में। एक हड्डी सेक्रम में इस तरफ से मिली हुई है और दूसरी इस तरफ से मिली हुई है, और ये मिलकर एक सही मायने में गर्डल बनाती है। ये एक गोलाकार बन गया। अब पेल्विक गर्डल में आकर मिली है यह बड़ी सी हड्डी, ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत, सबसे लंबी हड्डी है। इसको कहते हैं जान की हड्डी या फीमर। फीमर का स्ट्रक्चर दिलचस्प है। इसमें देखेंगे कि जैसे हड्डी में एक तरफ फैला होता है लॉन्ग बोन्स में, उस तरह से फैला हुआ है, पर उसके आगे जाकर एक पतला सा रीजन है जिसे नेक कहते हैं, और फिर है फीमर हेड, गोलाकार रीजन है, और ये जाकर फिट होता है पेक्टोरल गर्डल में, एक कैविटी के अंदर। इसी प्रकार दूसरे पांव में भी है। अब यह हड्डी का दूसरा सिरा जाकर घुटने पर जाकर नीचे की हड्डी से मिलता है, टिबिया से। जो हमारा घुटने से लेकर नीचे तक का हिस्सा है वो 2 हड्डियों का बना हुआ है, उसे कहते हैं टिबिया और फिबुला। टिबिया फीमर से मिलती है और फिबुला टिबिया से जुड़ी रहती है। टिबिया और फिबुला जाकर मिलती है नीचे एंकल की हड्डियों से, और ये कुल मिलाकर 7 हैं। तो जो हमारा सोल है या टखना है, ये सब मिलकर 7 हड्डियों से बने हैं, और फिर इसमें आगे जाकर ये मेटाटार्सस से मिलती हैं,
जो पैर की, जैसे हाथ में ये वाली हड्डियां थी ना, इसी तरीके से पैर में भी होती हैं और उनको हम कहते हैं मेटाटार्सल्स। तो वो पंजे की बोन्स हैं, ये कुल मिलाकर 5 हैं। फिर मेटाटार्सल्स जाकर मिलते हैं फेलेंजेस से। तो जिस तरह से हाथ में 14 फेलेंजेस थे, उसी तरह से पाँव में भी 14 हैं, अंगूठे में 2 और हर उंगली में 3। इसके अलावा पाँव में एक और हड्डी है, उसका नाम है पटेला। ये घुटने को ऐसे कवर करती है, घुटने के जोड़ को कवर करके रखती है। तो एक इस पाँव में और एक इस पाँव में, ये एक फ्लैट ढक्कन जैसी हड्डी है। तो हमने देखा कि हमारे शरीर में कितनी सारी हड्डियां हैं और ये सारी हड्डियां एक विशेष तरीके से अरेंज्ड हैं, और जैसे ये अरेंज होंगी वैसे वहां पर फंक्शन होगा। अब ये सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे मैं आपको बताते गई थी कि कौन कहाँ पर जुड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ये हड्डियां जुड़ती अवश्य हैं, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट कहीं भी नहीं करती, हमेशा किसी न किसी दूसरे मटेरियल के थ्रू जुड़ती हैं। जहाँ पर 2 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, हम उसे जोड़ कहते हैं। और ये जोड़ कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी हम बाद में प्राप्त करेंगे। नर कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, रिब्स, स्टर्नम, ऑक्सीपिटल बोन, रीढ़ की हड्डियां, कॉक्सिक्स, स्कैपुला, क्लेविकल, ह्यूमरस, अल्ना रेडियस, रिस्ट, कलाई, कार्पस, मेटाकार्पस, phalanges, pelvic girdle, tarsus, metatarsus, phalanges, patella, femur, tibia, fibula,